हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोड के साथ। व्हाट गुड इज़ मनी इफ़ यू कांट इवन स्पेंड इट। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, बट अगर आपके पास उसको खर्च करने का टाइम ही नहीं है तो उस पैसे का मतलब ही क्या है। आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अर्न करने में ही निकल जाएगी और आप उस पैसे को स्पेंड ही नहीं कर पाओगे, या हो सकता है स्पेंड कर भी पाओ बट वो शायद टाइम जो है वो काफ़ी देर हो जाए उस टाइम में। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब पैसा कमा रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट अपने लिए भी इतना टाइम हो कि आप उसको खर्च भी कर सको, या उसको अपने ज़रूरतों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, या जो भी चीज़ आपको खुश रख सकती हैं या अच्छे लगते हैं उनके लिए आप उस पैसे को खर्च कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। तो इसका आंसर तो होगा नो। वैसा क्यों होगा, आप इमेजिन करिए या आप ड्रॉ करके देखिए दो लाइंस को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। अब एक पॉइंट है जिस पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब एक लाइन ऐसी है जिसको हमें दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाना है, बट दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को बेंड करना पड़ेगा। और अगर हम उस लाइन को बेंड करेंगे तो वो लाइन ही नहीं रहेगी, है ना। तो इसीलिए दो लाइंस एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सेकंड है, कैन मोर देन वन लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो इसका आंसर है यस। एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा कितनी भी लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इसको भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। सेकंड है, विल टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल नेसेसरी इंटरसेक्ट। तो क्या एक सर्कल के दो डायमीटर नेसेसरी है कि इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर होगा यस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है ना। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ा था। तो दो डायमीटर्स जो होंगे वो दोनों ही सेंटर से पास करेंगे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसका सर्कल का सेंटर होगा। और दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी डायमीटर हो, सारे वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस केस को आप सेकंड के फर्स्ट के बी पार्ट के लिए भी आंसर के लिए सोच सकते हैं कि एक सर्कल का सेंटर पॉइंट है जिससे बहुत सारे डायमीटर्स पास कर रहे हैं। तो यानी कि बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट पे पास कर रही हैं। सेकंड पार्ट, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल अ कॉर्ड। यस, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ कॉर्ड, और सर्कल के डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स सम डिस्टेंस इन नॉर्थ while the other walks in the east, then what is the angle they are making while making with each other। अब एक नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है और एक ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपस में वो कितना एंगल बना रहे हैं। तो इसको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री का। इसको आप इसमें भी देख सकते हैं, मैंने ड्रॉ किया है। ऑल्दो अच्छी ड्राइंग नहीं लगेगी तो आप खुद से भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 3:45। तो इसमें आप क्लॉक को ड्रॉ करके देख सकते हैं, उसमें कितना एंगल बनेगा। मैं फर्स्ट के लिए बता देता हूँ क्या एंगल होगा। तो 3:45 के लिए होगा, इसका जो आवर हैंड होगा वो 3 पर होगा और मिनट हैंड जो होगा वो 9 पे होगा, है ना। तो इसका एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री। ऐसे ही आप बाकी दो के लिए भी ट्राई कर सकते हैं।
नेक्स्ट, व्हेन इज अ लाइन कॉल्ड परपेंडिकुलर? एक लाइन को हम परपेंडिकुलर कब बोलते हैं? तो जब एक लाइन दूसरी लाइन से 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है या इस पॉइंट पे मीट करती है, जिस पॉइंट पे मीट करती है वो उस पॉइंट पे वो राइट एंगल बनाती है, तो हम उस लाइन को बोल देते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, कैन अ स्क्वायर बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल? स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या? तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट इट्स अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, बट रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करता। तो हम स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में ज़रूरी नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल हों। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड? तो नंबर ऑफ फेसेस क्यूबॉइड में कितने होते हैं? 6। एजेस होती हैं कितनी? 12। और वर्टिसेस होते हैं 8। तो ये आप ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस इन द फॉलोइंग फिगर्स? तो फर्स्ट वाली में कितने हैं? फेसेस तो हो गए 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके 4 फेसेस होंगे। इसका एक फेस जो है वो दूसरी साइड पे है, और 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते, बट इसके 4 फेसेस हो गए। एजेस कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके 6 एजेस हैं। और वर्टिसेस कितनी हैं? 1, 2, 3 एंड 4, और 4 इसकी वर्टिसेस हैं। सेकंड में देखते हैं। फेसेस हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 4 इसके ट्रायंगुलर फेसेस हैं, और एक जो इसका बेस है स्क्वायर बेस, वो भी इसका फेस है। तो इसके टोटल कितने हो गए? 5 फेसेस। एजेस कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी एजेस कितनी हैं? 8। 4 तो हो गई जो स्क्वायर वाले बेस से हैं एजेस, और बाकी 4 जो हैं वो ऊपर के 4 फेसेस हैं। वर्टिसेस कितनी हैं? 5। इसको भी आप देख सकते हैं, एक टॉप पे है और बाकी जो है वो स्क्वायर बेस में है। तो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं: रिलेटेड एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स दैट आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर आर एडजेसेंट एंगल। यानी जो एंगल्स एक दूसरे के साइड बाय साइड होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देख लेते हैं क्या होती हैं। दीज आर सच दैट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सबसे पहला तो मेन पॉइंट है कि उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन दोनों में फिगर्स में क्या है? दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड है दे हैव अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म दोनों का है, जो कि कॉमन वर्टेक्स से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जैसे कि फर्स्ट में है, वो दोनों किसी भी साइड हो सकते हैं कॉमन आर्म के। जैसे कि फर्स्ट में एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। सिमिलरली सेकंड फिगर में भी कॉमन आर्म है और उसके आइदर साइड पे 2 उसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं। और
एडजेसेंट एंगल दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका केस भी देखते हैं। जैसे इस फिगर में है एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COD, ये तीनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल्स। अब इसमें देखते हैं कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। कॉमन वर्टेक्स है क्या इसमें? तो कॉमन वर्टेक्स है, वो कॉमन वर्टेक्स है इसका। कॉमन आर्म है BOC और COD के लिए कॉमन आर्म है OC, और AOB और BOC के लिए है कॉमन आर्म OB, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, तो OC के आइदर साइड पे कौन से हैं? OB और OD, और OB के आइदर साइड पे हैं OA और OC, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब भी हम दो एंगल्स को ऐड करें और उनका सम 90 डिग्री आता है तो हम उसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो ऐसे एंगल्स हैं कि हम उसको अगर हम एक एडजेसेंट तरीके से अगर उनको हम एडजेसेंट लगाएंगे तो, या एडजेसेंट पॉइंट पे एडजेसेंट एंगल्स की तरफ प्लेस करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। जैसे यहाँ पे दो एंगल्स हैं 30 और 60 के, तो इन दोनों को जब हमने एडजेसेंट एंगल्स की तरह प्लेस किया तो हमें यहाँ पे एक राइट एंगल मिल गया। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री। व्हेन सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री those angles then they are known as supplementary angles। तो जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल जैसे इसमें देख सकते हैं आप एग्जांपल में, फिगर में 60 डिग्री और 120 डिग्री, इनको ऐड करने पे हमें मिलता है सम 180 डिग्री, है ना। तो यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम एडजेसेंट तरीके से पॉइंट करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स की तरह प्लेस करेंगे उन एंगल्स को, तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जिसमें एक कॉमन आर्म होगा और जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो आइदर साइड पे होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही हम उसको देख सकते हैं। मतलब जो रेज होंगी वो अपोजिट साइड होंगी, तो हमें वो ऐसा ही लगेगा कि वो एक समय स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसको देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। इसको देखते हैं थोड़ा आगे क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर पे। इट इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो अपोजिट रे एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यानी कि एक तरीके से हमें वो हम उसको एक लाइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अब आप इस डायग्राम में, जैसे पिछला जो डायग्राम था, इसमें देख सकते हैं कि इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और हमें यहाँ पे एक तरीके से लाइन ही मिल रही है। और हमें ये भी पता है कि लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। अपोजिट रेज फॉर्म अ लाइन, ये आपने देख लिया। एंड वी नो दैट लाइन फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो एक लाइन की किसी से एक साइड पे जो एंगल बनते हैं उसका वो 180 डिग्री का होता है। तो इसीलिए सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो हो गया लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे आते हैं। दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें कुछ पे एंगल्स बनते हैं जिन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखते हैं हम ये कैसे इक्वल आते हैं।
तो इस डायग्राम में देखिए जैसे 1 और 2 हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और 2 और 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से। अब दोनों का सम 180 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो दोनों, उन दोनों का सम आपस में भी इक्वल होगा, है ना। तो एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 2 + 3। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक छोटा सा प्रूफ है इसका। ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल क्या होता है, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स 2 or more लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। यानी कि जब एक लाइन दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। सॉरी। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, P है वो L को भी इंटरसेक्ट कर रही है और M को भी, और दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो इसीलिए P जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। अब ट्रांसवर्सल के केस में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स बनते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन कौन से हैं, जो बाहर की तरफ हैं। बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 5, 7, 4 and 2, तो ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल। फिर आते हैं एक्सटीरियर हैं तो इंटीरियर एंगल्स भी होंगे। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 6 and 8। फिर हैं हमारा पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से हैं, 5 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग हैं एक दूसरे से, 7, 8 हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 and 4 हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, और 1 and 2 हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये हैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से हैं, 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 8 और 1 का है 6। तो 1 and 6 and 3 and 8। फिर आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर हैं जैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं। तो कौन कौन से हैं, एंगल 5 और एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 7। ये हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे और इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3 and 6, और दूसरा पेयर है 1 and 8। तो ये एंगल्स हैं हमारे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस के केस में देखते हैं कि ट्रांसवर्सल में क्या होता है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसको ट्रांसवर्सल कट करती है, या तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके एंगल्स जब उनमें फॉर्म होते हैं तो वो देखते हैं क्या क्या होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें पता ही है इक्वल होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो फिर इसमें फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसमें 7 and 8 एक पेयर है वो इक्वल है, बाकी आप पेयर्स देख सकते हैं जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हैं वो इक्वल होंगे। मैं एक ही बता रहा हूँ आपको। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल 3 और एंगल 8 ये एक पेयर है जो कि इक्वल होगा। सेकंड पेयर भी आप चेक कर सकते हैं खुद, 1 और 4 का। अब ये 3 और 8 को देखते हैं कैसे इक्वल हो सकता है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि दोनों, और 7 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग हैं। अब 3 7 के इक्वल है और 7 8 के इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8। तो पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। 1 और 6 के लिए आप चेक कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी आप खुद से चेक कर सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री।
अब जो एंगल सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल की, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल ऑन लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 1 प्लस 3 भी 180 है और 1 प्लस 8 भी 3 इक्वल्स टू 8 है। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यानी कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। ऐसे ही आप एंगल 3 प्लस एंगल 6 के लिए भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी सम 180 डिग्री आएगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के केस में आप देख सकते हैं कि एक एफ लाइक सी शेप बन रही है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, पिक्चर्स में। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के केस में जो है एक जेड लाइक शेप बन रही है ना। तो ऐसी जब शेप बनती है तो एंगल जो होते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है, ताकि आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया हो सके। और हमेशा की तरह क्वेश्चंस हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी क्वेश्चंस आप बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी में से, या कोई भी आप बुक आपको पसंद हो उसमें से। और कोई भी क्वेरीज हों या कोई भी डाउट्स हों या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।